फराह खान, तेजस भारत की सबसे तेज ट्रेन, सफर ऐसा कि जमीन पर हवाई जहाज का एहसास करा दे। लेकिन अपने पहले सफर के दौरान तेजस के साथ जो हुआ वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि अपने पहले सफर से लौटी तेजस में ना तो हेडफोन्स थे और ना ही खिड़की के शीशे। तो क्या ये खबर पक्की है? तेजस, इसके नाम में ही छिपा है इसका काम। भारत की सबसे तेज ट्रेन तेजस जब 22 मई को मुंबई से गोवा के अपने पहले सफर पर निकली थी तो सूरज के तेज जैसी पटरियों पर सरपट दौड़ रही थी। 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार। देश को तेज रफ्तार ट्रेन देने का पीएम नरेंद्र मोदी का सपना अपनी मंजिल को छू रहा था। पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड, सीसीटीवी कैमरों से लैस, ऑटोमेटिक दरवाजे, आरामदेह सीटें, साफ सुथरे टॉयलेट और आपके मनोरंजन और ट्रेन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हर सीट पर 9 इंच की LCD स्क्रीन। आपको कोई तकलीफ हो तो अपनी सीट के पास का बटन दबाइए और अटेंडेंट आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। मोबाइल चार्ज करना है तो कहीं उठकर जाने की जरूरत नहीं, आपकी LCD स्क्रीन के बगल में ही USB चार्जर मिल जाएगा। यानी सफर ऐसा कि जमीन पर ही हवाई जहाज जैसा एहसास करा दे। जब इतनी सुविधाएं हो तो कीमत भी अच्छी खासी होगी। तेजस एक्सप्रेस के हर एक डिब्बे को बनाने में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आई है। लेकिन शायद ये खूबसूरती, ये सुविधाएं कुछ लोगों को रास नहीं आई। सोशल मीडिया पर तेजस ट्रेन की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो एक शर्मनाक कहानी बयां कर रही हैं। दावा है कि 25 मई को जब ट्रेन गोवा से मुंबई वापस लौटी तो उसकी शक्ल बदरंग हो चुकी थी। LCD स्क्रीन के कई हेडफोन्स गायब थे, तो एक जगह तो स्क्रीन ही गायब मिली। ट्रेन का शीशा तक टूटा हुआ था और ट्रेन में हद दर्जे की गंदगी थी। सोशल मीडिया पर तेजस के साथ तोड़फोड़ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने लिखा, तेजस से लोग हेडफोन चुरा ले गए, गलती रेलवे की है। जिन लोगों के लिए टॉयलेट का मग भी जंजीर से बांधना पड़ता है, उनके लिए हेडफोन खुले छोड़ दिए गए। एक दूसरे शख्स ने लिखा, तेजस एक्सप्रेस के हेडफोन चुरा लिए, शीशा तोड़ दिया, LED स्क्रीन को नुकसान पहुंचाया और ट्वीट करेंगे कि मोदी जी बुलेट ट्रेन कब चलवाओगे। किसी ने तंज करते हुए लिखा, हो सकता है कि उनमें से कोई बेशर्म रेल मंत्री को ट्वीट भी कर दे कि जो हेडफोन चुरा कर लाया है वो उसके मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्या सही में तेजस ट्रेन में चोरी और तोड़फोड़ की गई? क्या तेजस के हेडफोन्स चुरा लिए गए? क्या हम भारतीयों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने का सलीका नहीं? हमारे भीतर से उत्पात मचाने की प्रवृत्ति कब खत्म होगी? तेजस को हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे सेंट्रल रेलवे के CPRO नरेंद्र पाटिल के पास। हमने जब उनसे वायरल तस्वीरों की सच्चाई पूछी तो उन्होंने इसे सही बताया। जब गाड़ी दिल्ली से मुंबई तक आ रही थी तो उस समय ही किसी ने पत्थर मारकर उसके ऊपर एक हाथ दो जो शीशे थे वो डैमेज किए थे। कुछ हेडफोन्स जो है वो मिसिंग निकले हैं, कुछ LCD स्क्रीन्स पे कुछ खरोंचे आई हैं कुछ लोकेशंस पे। इस बारे में बात करने के लिए हमने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी संपर्क साधा। सुरेश प्रभु ने तो इस हरकत से आहत होकर लोगों के आगे हाथ ही जोड़ दिए। देखिए, ये सब किसके लिए? आपके लिए। तो आप लोग इस तरह के उसको संभालिए जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, और नहीं करेंगे तो उसके लिए कुछ सख्त कदम हमें भी उठाने पड़ेंगे। CCTV कैमरा तो ही है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरफ हमें जाना चाहिए। लोगों को विनती है कि आप समझ के काम करिए। कुछ ऐसी ही हरकत साल 2016 में भी हुई थी, जब दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई महामना एक्सप्रेस में भी इसी तरह की हरकत की गई थी। ट्रेन में गंदगी हो, सुरक्षा व्यवस्था न हो तो हम भारतीय सरकार की भद पीट देते हैं, लेकिन जब हमारी ही सुविधाओं के लिए सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश करे तो यात्री उसे पचा नहीं पाते। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर का दावा 100% सही पाया गया है। बुरे हालात में कुछ
कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से ज़्यादा और मजबूत बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में एक महिला पति की मौत के बाद परिवार का पेट पालने के लिए कुली बन गई। महिला का कहना है कि उसे भीख मांगकर खाना मंजूर नहीं और वो अपने बच्चों को सेना का अफसर बनाना चाहती है। पूरा सोशल मीडिया इस महिला की खुददारी को सलाम कर रहा है। तो क्या ये खबर पक्की है? पतला दुबला शरीर और सिर पर भारी भरकम सामान, लेकिन चेहरे पर एक शिकन नहीं, कोई थकान नहीं, बस एक मंद सी मुस्कान। कई दिनों से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह इस महिला के हौसले के चर्चे हैं। वायरल मैसेज का दावा है कि पति की मौत के बाद अपने बच्चे पालने के लिए इस महिला को ये रास्ता चुनना पड़ा। वायरल मैसेज पर लिखा है, बच्चों को आर्मी अफसर बनाने के लिए बन गई कुली, बोली मांग कर नहीं खाऊंगी। सोशल मीडिया पर इस महिला कुली की तस्वीरों की भरमार है। सभी एक सुर में महिला के हौसले को सलाम कर रहे हैं। किसी ने लिखा, पति के देहांत के बाद बूढ़ी सास और 3 बच्चों की परवरिश का जिम्मा 30 साल की संध्या मरावी के कंधों पर आ गया। कटनी रेलवे स्टेशन में वो महिला कुली बन गई। उसने रेलवे कुली का लाइसेंस भी ले लिया। जब वजन लेकर प्लेटफॉर्म पर चलती है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं खुददारी। तो दूसरे शख्स ने लिखा, कटनी स्टेशन पर कार्यरत लाइसेंसी महिला कुली संध्या जी के हौसले को नमन, जो पति की मौत के बाद अपने बूते परिवार का पोषण कर रही हैं। तो क्या वायरल तस्वीरों में दिख रही महिला सही में कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करती है? क्या पति की मौत के बाद महिला कुली बन गई? क्या अपने बच्चों को सेना में भेजने के लिए महिला कुली का काम कर रही है? कितने वक्त से ये महिला रेलवे स्टेशन पर सामान ढो रही है? या फिर जो परिचय महिला का बताया जा रहा है वो कहीं गलत तो नहीं? फेसबुक पोस्ट में ही हमें इस महिला का ठिकाना भी पता चल गया। बताया जा रहा था कि ये महिला कटनी रेलवे स्टेशन पर काम करती है। लिहाजा हमारी टीम पहुंची मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारी मुलाकात हुई वायरल मैसेज में दिख रही महिला कुली संध्या मरावी से। संध्या का हर दिन यूं ही शुरू होता है, पहले ट्रेन और फिर काम मिलने का इंतजार। रोजाना संध्या की आंखें यूं ही पथरा जाती हैं। कभी कभी तो पूरा दिन ही बिना कमाई के बीत जाता है। सुबह से आए हैं 7:30 बजे से, वहाँ से बैठे खाना ना कुछ नहीं खाए हैं, जैसे निकले और अभी यहाँ आए हैं। अभी 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। संध्या के पति भी पहले यहीं पर कुली का काम करते थे, लेकिन बीते साल अक्टूबर में उनकी असमय मौत के बाद 3 नन्हे बच्चों और सास की जिम्मेदारी पूरी तरह से संध्या के कंधों पर आ गई। लड़के लोगों के बीच में रहना पड़ता है और फिर अकेले यहाँ वहाँ घूमना भी अच्छा नहीं लगता, और क्या करें, मजबूरी में कर रही हूँ। परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से संध्या ने काम करने की ठानी और कटनी रेलवे स्टेशन पर ही पति की जगह कुली के काम में लग गई। लेकिन इस पेशे में परिवार का गुजारा कहाँ होता है? बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। 150-200 मिलता है, उससे क्या होता है? आजकल की महंगाइयाँ भी हैं। अब मजबूरी ये है कि 3 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना है। सास है, वो भी कुछ कर नहीं सकती है, तो करने वाला कोई नहीं है। वक्त ने संध्या को गरीबी के बोझ तले दबा दिया है, लेकिन उसके हौसले नहीं टूटे हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सेना में भेजना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के आर्मी में जाएं और उनको अच्छी शिक्षा मिले, और उनके लिए मैं जितना बने उतना करना चाहती हूँ। अब ये लाल रंग की कमीज ही संध्या की पहचान है। रेलवे स्टेशन पर कुल 45 कुलियों में संध्या इकलौती महिला कुली है। 28 साल की संध्या रोजाना जबलपुर में अपने गांव से कटनी रेलवे स्टेशन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय करती है।
और जिंदगी की ऐसी जंग में कूद जाती है जो उसे अपने लाडलों को दुश्मनों के खिलाफ तैयार करने के लिए रोज लड़नी पड़ती है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज सही साबित हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक डॉक्टर का हत्या करवाने का लाइव कबूलनामा। मध्य प्रदेश में इस डॉक्टर के कहने पर दो हत्या हुई, लेकिन पुलिस को इस बात की कोई खबर नहीं है। डॉक्टर का रुतबा कुछ ऐसा है कि वो बिल्कुल मजे की जिंदगी जी रहा है। तो क्या ये खबर पक्की है? अखंड ने दूध ऐसे फेंका तो कुत्ता चाटा खत्म हो गया। तो अखंड ने सीधी सर गोली मार धाड़ धाड़ मारी। अरे एक इसको मार, कैंटीन वाले को घायल कर रहे हैं, मर जाएगा। एक बागो मारी तो छर्रा, फिर हम लोग निकले। अभी तक ज्ञात लोगों को पता नहीं है। इंक्वायरी पॉलिटिकल अच्छे है। ये कोई इरादतन हत्यारा नहीं, ये कोई चोर उचक्का नहीं, ये कोई बदमाश नहीं। ये महाशय तो मध्य प्रदेश में एक इज्जतदार डॉक्टर हैं। एक बार को देखने से कोई भी इस शख्स को डॉक्टर नहीं मानेगा, लेकिन हकीकत यही है। कई दिनों से इन डॉक्टर साहब की कारस्तानियां यूं ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में ये साहब बड़ी ही शान से अपने गुनाहों का डंका पीट रहे हैं, अपने रसूख और पहुंच पर इतरा रहे हैं। इनकी माने तो 2 हत्याएं हुई, इनके इशारे पर हुई, लेकिन हत्यारों का आज तक कुछ अता पता नहीं है। पुलिस आज भी केस की खाक छान रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, जयवंत सिंह पवैया था। पवैया जी बजरंग दल के हैं। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना मित्र था। अच्छा। हाँ, और सुनो बापे के पीछे है ना, ऐसे कनपटी पे लगा दी रिवॉल्वर। सुनो ऐसे लगा दी रिवॉल्वर। हम गए हमारे लड़के मेडिकल कॉलेज, नहीं भाई तो हजार सही। अरे उन्होंने जाने वही सोची मेरी, तो हमने उसको पकड़ा। वो धौलपुर का था। पीछे पड़े जो अखंड ने जिसको दी, पैर में मारी, यहाँ तो मारी, फिर सिर में मार दो, वहाँ मर्डर हुआ। वीडियो में डॉक्टर साहब साफ तौर पर मान रहे हैं कि सालों पहले ग्वालियर में हुई 2 हत्याओं में इनका हाथ था। ये वायरल वीडियो आपने भी देखा और सुना होगा। एक डॉक्टर जिस तरह से शेखी बघार रहा है, उसे देखकर आपको ताज्जुब तो हुआ ही होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि जिन जयभान सिंह पवैया का ये डॉक्टर नाम ले रहा है, वो अब मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। सवाल उठता है कि क्या सही में डॉक्टर के इशारे पर 2 हत्या हुई? एक डॉक्टर बार बार हथियार लेने की बात क्यों कर रहा है? क्या ये किसी बड़बोलेपन में डॉक्टर ने अपनी शेखियां बघार दी? लेकिन तब भी ये सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर डॉक्टर को अपनी शेखी बघारनी भी थी, तो वो हत्या जैसे संगीन जुर्म की बात क्यों करेगा? क्या वायरल वीडियो के दावों में कोई सच्चाई है? एक डॉक्टर का 2 हत्याओं में हाथ, मामला काफी संगीन था। लिहाजा हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमें पता चला कि ये वायरल वीडियो चंबल का है और वायरल वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है डॉक्टर हेमंत मंडेलिया। ये दतिया जिला अस्पताल में तैनात हैं। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले पहुंची वायरल वीडियो के मुख्य और इकलौते किरदार खुद डॉक्टर मंडेलिया के पास। लेकिन वायरल वीडियो के सामने आने के बाद डॉक्टर मंडेलिया मीडिया से बात करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने खुद अपनी सफाई का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। टोटल फर्जी है और उसमें ना तो मुझे नोटिस मिला है और ना वीडियो क्लिप दिया गया। बल्कि क्या है, TIA उन्हें कहना चाहिए जो पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा मेरे पास ये दवा बनाया गया है कि डॉक्टर SS बातन के प्रकरण में आप कंप्रोमाइज़ करवा दें, अन्यथा आपकी कहना की जांच हो। लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दतिया के कोतवाली थाने पहुंच गया है। डॉक्टर मंडेलिया साहब के खिलाफ एक पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत हुई थी CD के साथ। उस वीडियो में वो 2 व्यक्तियों का मर्डर करना स्वीकार कर रहे हैं। उस CD के साथ शिकायत हुई थी, SP साहब ने मुझे जांच के लिए दिया है, तो अभी उस CD की जांच चल रही है। ये तो तय है कि वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स डॉक्टर मंडेलिया ही है, लेकिन वीडियो में किए जा रहे उसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। पुलिस की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में खबर में पेंच पाया गया है। कई सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। हॉकी
के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के कोच के पद से हटा दिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अशोक कुमार मैदान में बच्चों से सख्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से अशोक कुमार से इस्तीफा लिया गया है। तो क्या है इस मामले की सच्चाई? क्या ये खबर पक्की है? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को गौर से देखिए। हॉकी के मैदान में एक शख्स बच्चों के साथ सख्ती करते दिख रहा है। एक लड़का डरा सहमा सा पीछे हट रहा है और सामने खड़ा शख्स उसे लगातार फटकार लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बच्चों को धमका रहे ये शख्स हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार हैं, जो बुधवार तक मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के चीफ कोच और टेक्निकल एडवाइजर थे, लेकिन अब वो इस पद पर नहीं हैं। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर ये मैसेज वायरल किया जा रहा है कि बच्चों के साथ इस तरह की बदसलूकी करने की वजह से ही उन्हें पद से हटाया गया है। तो क्या इस वीडियो में दिख रहे शख्स अशोक कुमार ध्यानचंद हैं? क्या इसी वीडियो की वजह से उन्हें कोच पद से हटाया गया है या फिर किसी और वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? आखिर क्या है इस वीडियो को तैयार करने का मकसद? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची अशोक कुमार ध्यानचंद के पास। हमने उन्हें वायरल हो रहा वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर खुद अशोक कुमार भी दंग रह गए। अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखने के बाद अशोक कुमार ने इससे इनकार नहीं किया कि ये वीडियो उन्हीं का है, लेकिन ये वीडियो किसने और क्यों बनाया, ये सवाल उन्हें भी परेशान कर रहा है। उन्होंने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई। ये तो ऐसा है कि किसी सोची समझी स्कीम के तहत ये चीज़ें मैं समझता हूँ मैदान पर की गई है। वो मैदान जो मेरे लिए एक प्राइवेट स्थल है, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ, समझाता हूँ, प्यार करता हूँ, डांटता भी हूँ। ये बात गौर करने वाली है कि अशोक कुमार ध्यानचंद मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के कोच पद पर 10 साल से तैनात थे। उनकी ट्रेनिंग में इसी अकादमी से मोहम्मद उमर, अरमान कुरैशी और नीलकांत शर्मा जैसे खिलाड़ी निकल चुके हैं। उनकी बनाई टीम ने कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है। इस शानदार रिकॉर्ड के बावजूद अशोक कुमार से इस्तीफा लेना सवाल तो खड़े करता ही है। लेकिन अशोक कुमार का कहना है कि अकादमी ने उनसे ये कहकर इस्तीफा लिया है कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि क्या कारण हो सकता है इसका, तो कारण ये है कि टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और टीम अच्छा नहीं कर रही है। हमने दूसरे कोचेज भी चेंज किए हैं और हम चाहते हैं कि आप भी सम्मानपूर्वक इस्तीफा दे दें। मैंने दोपहर में आके वो इस्तीफा फिर सौंप दिया उनको। अशोक कुमार को जानने वाले भी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को उनके इस्तीफे की वजह मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई गुरु अपने चेले को एक इस नजरिए से कि ये सीख जा, तो गुस्से में कभी अगर थोड़ा धप अगर मार भी दिया तो उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि हमारी कोई उससे दुश्मनी है। अशोक ध्यानचंद से कोचिंग ले चुके हॉकी खिलाड़ी भी मैदान पर बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती की बात को नकार रहे हैं। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में सच्चाई नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो ये गलत है कि ये चीज़ गलत है, जो वीडियो में दिखाई है वो चीज़ गलत है। गुस्सा सबको आता है, ऐसा नहीं है कि हमें भी गुस्सा नहीं आता, हमें भी आता है। और वो तो हमारे कोच हैं, उन्हें तो और ज़्यादा आता है, क्योंकि हम उनकी उम्मीद के खिलाफ उम्मीद से नहीं खेल पाएंगे तो फिर तो गुस्सा आएगा ही आएगा। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। इस मामले की सच्चाई पता करने के लिए जब हमने मध्य प्रदेश के खेल विभाग से संपर्क साधा तो कोई भी कैमरे के सामने बयान देने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि खेल विभाग के संचालक उपेंद्र जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के गिरते प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अशोक कुमार ने खुद इस्तीफे की पेशकश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। यानी इस्तीफे के पीछे अशोक कुमार और खेल विभाग की दलीलें एकदम अलग अलग हैं। दोनों में से किसी पक्ष ने वायरल हो रहे वीडियो को इस्तीफे की वजह नहीं बताया, यानी इस खबर में पेंच है। बाहुबली दमदार फिल्म, दमदार किरदार, लेकिन इस दमदार किरदार के पीछे किसकी थी वो दमदार आवाज जिसने हिंदी फिल्म दर्शकों को बाहुबली का दीवाना बना दिया? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अभिनेता शरद केलकर ने बाहुबली के किरदार को अपनी आवाज दी है। तो क्या ये खबर पक्की है? अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ये आवाज जिसने आपके जहन में बाहुबली को अमर कर दिया। जय महेशमती। ये आवाज जिसने बाहुबली के किरदार को और दमदार बना दिया। आप फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आ गए,
लेकिन अपने साथ ले आए ये आवाज और इससे जुड़ा एक सवाल, कौन है बाहुबली की आवाज? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूँ, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? मैं हूँ कौन? कभी गांव के लड़के शिवा से माहिष्मती के सम्राट महेंद्र बाहुबली बन जाना, हमारे भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तो कभी अलग ही अंदाज में पिता अमरेंद्र बाहुबली को आवाज दे देना। बाहुबली की इस आवाज से आज हर कोई वाकिफ है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा, और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाहुबली असल में तेलुगु में बनी थी और इसके बाद इसे तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में डब किया गया। अपनी रिलीज के पहले दिन से ही बाहुबली चर्चा में बनी हुई है, लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है और अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि कौन है बाहुबली की आवाज के पीछे। दावा किया जा रहा है कि फिल्म के मुख्य किरदार प्रभास को आवाज दी है अभिनेता शरद केलकर ने। तो क्या ये खबर पक्की है? क्या सही में बाहुबली में प्रभास के किरदार को अभिनेता शरद केलकर ने आवाज दी है, या फिल्म के दूसरे किरदारों की तरह बाहुबली को भी किसी डबिंग आर्टिस्ट ने ही आवाज दी है? शरद टीवी और फिल्मों के जाने माने कलाकार हैं, फिर वो दूसरे कलाकार की डबिंग क्यों करेंगे? और अगर सही में शरद ही बाहुबली की आवाज हैं, तो उन्हें ये मौका कैसे मिला? इन सवालों के जवाब ढूंढने और वायरल मैसेज की सच्चाई परखने के लिए हम पहुंचे सीधे शरद केलकर के पास। हमें पता चला कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। शरद केलकर ही अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली की आवाज बने। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। औरतों पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। क्या है मृत्यु? दुश्मन को पीठ दिखा के भागना है मृत्यु। मैं एक लड़की हूं, मैं एक लड़का हूं, मैं तुमसे प्यार करना है। शरद केलकर को बाहुबली के किरदार की डबिंग के लिए चुने जाने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल शरद फिल्म की डबिंग करने के उतने इच्छुक नहीं थे। वो तो ट्रायल के लिए सिर्फ इसलिए चले गए कि बस एक बार फिल्म के निर्देशक एस.एस. राजामौली से मिलने का मौका उन्हें मिल जाए। जब मेरा नाम प्रपोज किया डबिंग के लिए तो मैंने कभी डबिंग की नहीं थी साउथ फिल्म की। एक लालच था अंदर की शायद एस.एस. राजमौली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है वॉइसेस दे देते हैं, बट क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ वो बॉम्बे में ही है, आप मिल सकते हैं। मैंने कहा बढ़िया हो गया, अपना काम हो जाएगा, मिल लूंगा। दी एंड अब वॉइस होगी नहीं होगी बात की बात है। इससे पहले भी कई दक्षिण भारतीय फिल्में डब हुई हैं, लेकिन वो फिल्में वो कमाल नहीं दिखा पाई जो बाहुबली ने कर दिखाया। फिल्म देखने से एक बार भी ये महसूस ही नहीं होता कि ये हिंदी नहीं बल्कि तेलुगु में बनी है। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब फिल्म के किरदार से हटकर उसके पीछे की आवाज की तलाश होने लगी। किसी को पता नहीं था कि मैंने फिल्म डब की है और मैंने भी ज्यादा किसी को बताया नहीं था और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, हिंदी में 125 करोड़ कर जाएगी, तो मुझे भी आइडिया नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक शरद केलकर हकलाया करते थे। कहीं ना कहीं एक मन में बचपन से ही था कि यार मैं क्यों हकलाता हूँ यार, मुझे क्यों लोगों की सुननी पड़ती है, लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर बसा हुआ एक गुस्सा था जिसको मैंने कन्वर्ट किया पॉजिटिव साइड पे कि नहीं। शरद केलकर इससे पहले भी कुछ हॉलीवुड फिल्मों के किरदारों को आवाज दे चुके हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हिरासत में है। गमोरा अब भी ऑर्ब का गोला वापस ला सकती है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज में किया गया दावा बिल्कुल सही निकला है। फिल्म बाहुबली में प्रभास के किरदार को शरद केलकर ने ही अपनी आवाज दी है, यानी ये खबर पक्की है।